वेलकम स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डायमेंशनल एनालिसिस का एक यूज देख लिया था, है ना। तो आज हम लोग दूसरा यूज देखते हैं और जितने यूजेस बचे हैं वो हम कंप्लीट करेंगे, है ना। तो जो सेकंड यूज है डायमेंशनल एनालिसिस का, वो आपका है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना। तो वन सिस्टम ऑफ यूनिट से हम अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्जन कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज एसआई सिस्टम में दी है और आपको उसको कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम में, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। तो हम उसको कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। अब ये कैसे कर सकते हैं, तो इसी को आज हम लोग देखेंगे, ठीक। तो देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से हम समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे मैं आपसे बोलूं कि वन न्यूटन इज इक्वल्स टू हाउ मच डाइन। आपसे पूछा गया 1 न्यूटन में कितने डाइन होगा। अब मैं आपको बता दूं, ये जो न्यूटन है ये आपका एसआई यूनिट है ना बच्चों। एसआई सिस्टम में यूनिट है, एसआई सिस्टम में यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स है, फोर्स। और ये जो आपका डाइन है बच्चों, ये आपका सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस यूनिट है ना, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। तो ये फोर्स की सीजीएस यूनिट है और ये फोर्स की एसआई यूनिट है। तो आपको बताना है 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। हालांकि आप वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन हम किसके प्रोसीजर के थ्रू निकालेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस। अब कैसे करते हैं तो मैं आपको समझाता हूँ। अब आपको कुछ चीजें यूनिट में जब आपको पढ़ाई गई थी उसको याद करना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है एक्स, हम ऐसी मान लेते हैं हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है एक्स। अब देखिए एक्स को अगर आप u1 यूनिट में नापोगे तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n1 होगी। और मैंने आपको बताया था कि इसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप दूसरे यूनिट में नापते हो तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाती है ना। ये कुछ मैंने आपको यूनिट में समझाया था, जब मैंने आपको यूनिट की बेसिक डेफिनेशन बताई थी। मैंने वहां पे आपको बताया था कि जो नंबर होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और यूनिट का प्रोडक्ट होता है, वो बच्चों कांस्टेंट होता है ना। यानी कि आप यूनिट बदलते जाओगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बदलती जाएगी, बट इन दोनों का प्रोडक्ट जो रहेगा सेम फिजिकल क्वांटिटी के लिए वो सेम रहता है। तो ये मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। जैसे मैंने वहां पे आपको एग्जांपल ही बताया था। जैसे मान लीजिए कि लेंथ है, एक रॉड की लेंथ 3 मीटर है और अगर आप उसको सेंटीमीटर में नापना चाहते हो तो यूनिट जब आप सेंटीमीटर करोगे तो वही लेंथ 300 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 3 मीटर और 300 सेंटीमीटर ये एक ही लेंथ है, बस आपने क्या किया, यूनिट बदल दी। इसलिए क्या बदल गया बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। तो वही चीज यहाँ पे है कि अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी को हमने u1 यूनिट में नापा तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n1 थी, और हमने u2 यूनिट में नापा तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n2 थी। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमें n1 पता है, u1 पता है, और हमें किसमें कन्वर्ट करना है, दूसरी यूनिट u2 भी पता है। हमें क्या निकालना पड़ेगा, n2। तो अधिकतर सवालों में आपसे n2 निकालने को पूछता है। तो अब वो n2 कैसे निकालेंगे वो हम समझते हैं। अब एक बात और मैंने आपको बताई थी, जब डायमेंशंस का इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने आपको बताया था कि जो x फिजिकल क्वांटिटी है, आप उसको चाहो तो u1 यूनिट में नापो, चाहे u2 सिस्टम में नापो, किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आप उसको मीजर करो, तो उसको मीजर करने के तरीके बदल जाते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज को, है ना, बट डायमेंशन चेंज नहीं होते हैं। तो लेट सपोज आपका जो x फिजिकल क्वांटिटी उसकी डायमेंशन है mlt। अगर मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स में पहले ही बता चुका हूं, आपकी केवल कितनी क्वांटिटीज होंगी बच्चों, 3 फंडामेंटल होती है ना। और मैकेनिक्स से बाहर जाओगे तो इसमें और भी होती है। तो अभी हम फिलहाल मैकेनिक्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं, इसलिए आपकी मान के चल रहे हैं कि 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो कोई भी आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके जो तीनों फंडामेंटल पे डिपेंड करती है। अच्छा, इनकी पावर्स भी कुछ होगी, तो हम ऐसे ही मान लेते हैं, जनरलाइज कर रहे हैं। तो इसकी पावर a होगी, l की पावर b होगी, t की पावर c होगी, हम ऐसा मान लेते हैं ना। तो इनकी कुछ पावर्स भी होगी। अब कुछ भी हो सकता है, ये अलग अलग क्वांटिटी होगा, तो m की पावर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, l की पावर 3 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, वैसे c कुछ भी हो सकता है। तो हमने एक जनरलाइज कर लिया कि m की पावर a मान लेते हैं, l की पावर b मान लेते हैं और t की पावर c मान लेते हैं। जब एक्चुअल क्वांटिटी आएगी, जैसे हम जब ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तब हम ए बी सी की वैल्यू जान जाएंगे क्या होता है ना बच्चों। तो अभी उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, अभी तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे निकालेंगे, फिर हम ये सवाल सॉल्व करेंगे। चलो, तो इतना काम हो गया।
तो मैंने आपको बता दिया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप अलग अलग यूनिट में नापोगे, अलग अलग सिस्टम में नापोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगा। लेकिन आप किसी भी सिस्टम में नापो, एक फिजिकल क्वांटिटी का क्या चेंज नहीं होगा? डायमेंशन। मास को नापने का तरीका बदल जाएगा, लेंथ को नापने का तरीका बदल जाएगा, टाइम को नापने का तरीका बदल जाएगा, बट डायमेंशंस चेंज नहीं होंगे। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। तो आई होप आपको ये बातें क्लियर होंगी। अब देखिए, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये जो है सिस्टम वन, आपका ये सिस्टम वन है बच्चों, है ना, जो U1 वाला है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिस्टम टू, जो आपका U2 वाला है। सिस्टम टू इज जो U2 सिस्टम में है और U1 इज जो सिस्टम वन में है ना। तो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता है, सिस्टम वन में न्यूमेरिकल वैल्यू N1 है, सिस्टम टू में न्यूमेरिकल वैल्यू N2 है, वो हमें चाहिए। ठीक, उसके बाद ध्यान से देखो तो मास, लेंथ और टाइम। तो मास को नापने का तरीका आप मान लो कि कितना है बच्चों, M1। फर्स्ट सिस्टम में जो मास को नापने का तरीका है उसको हम मान लेते हैं M1, लेंथ को नापने का तरीका है उसको मान लेते हैं L1, और टाइम को नापने का तरीका है उसको मान लेते हैं T1। वैसे सिस्टम टू में, यूनिट टू में, आप मास को नापने का तरीका बदल जाएगा, उसकी पावर नहीं बदलेगी, डायमेंशंस नहीं बदलेंगे, सिर्फ नापने का तरीका बदल जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि सिस्टम टू में मास को नापने का तरीका M2 है, सिस्टम टू में लेंथ को नापने का तरीका जो है वो L2 है, और टाइम को नापने का तरीका T2 है। ठीक, अब हमने ये मान लिया। तो अब आप ध्यान से देखो तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं यहाँ से। देखिए बच्चों, आपका ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू N1, और हम U1 की जगह ये डायमेंशंस लिख सकते हैं, पूरे डायमेंशन जो नापने के तरीके M1, L1, T1। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये आ जाएगा आपका कितना, M1, लेकिन इसकी डायमेंशन चेंज नहीं होगी तो पावर तो यही होगा। और U1 में नापने का तरीका लेंथ को क्या है बच्चों, L1, और पावर हो जाएगी B। और सिस्टम वन में टाइम को नापने का तरीका है T1, जिसकी पावर हो जाएगी C। उसके बाद यहाँ पर इक्वल्स टू N2। तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, U2 में आपका नापने का तरीका बदल गया, मास को M2, बट डायमेंशन चेंज नहीं होगी। वैसे ही आपका लेंथ को नापने का तरीका L2 बदल गया, बट डायमेंशन चेंज नहीं होगी, वो B ही रहेगी। और T2 तरीका है टाइम को नापने का, सेकंड सिस्टम में है ना, और उसकी पावर क्या रहेगी बच्चों, C। अब ध्यान से देखो तो यहाँ से आप N2 निकाल सकते हो, हमें तो N2 ही निकालना था। तो N2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल्स टू N1, और ये पूरा इसके नीचे आ जाएगा। मतलब M1A, L1A, T1A, है ना, डायमेंशन अपॉन किसकी डायमेंशन, यूनिट टू की। तो M2A, L2A, B, सॉरी A लिख दिया मैंने, BC लिखना चाहिए था, B, और T2C। तो आप इसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, फिर यहाँ पर L1 अपॉन L2 की पावर B, और इंटू T1 अपॉन T2 की पावर C। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला बना, ये आपका फॉर्मूला जो है वो आपको सवालों में हेल्प करेगा, एक यूनिट ऑफ सिस्टम से कन्वर्ट करने के लिए दूसरे सिस्टम में, है ना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वन सिस्टम ऑफ यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं हम अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, है ना। जैसे कि हमने जो एग्जांपल लिया था वो एग्जांपल पे आते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ, और इस एनालिसिस को अब हम उसमें लगाते हैं। ठीक, तो हमें N2 मिल जाएगा। तो देखो बच्चों, जो हम एग्जांपल लेते थे उसको फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमने बोला था कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डाइन्स। तो हमें ये निकालना है, और मैंने आपको बता ही दिया है, डाइन जो है वो CGS सिस्टम है फोर्स का, और न्यूटन जो है वो SI सिस्टम है फोर्स का। तो इसको सॉल्व करें तो देखो, आप पहले तो यहाँ पे लिख लो सिस्टम वन, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिस्टम टू, सिस्टम टू। ठीक है, अब आपको ये पता है जैसे 1 न्यूटन इक्वल्स टू डाउन है तो फोर्स ही, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, लेकिन क्वांटिटी कौन सी है बच्चों अपने पास, अपने पास क्वांटिटी है फोर्स। और फोर्स के डायमेंशन हम जानते हैं, पहले हमें ABC निकालना पड़ेगा ना। तो फोर्स के डायमेंशन हम जानते हैं। तो फोर्स के डायमेंशन क्या है बच्चों, MLT-2 है ना, ये आप जानते हो फोर्स के डायमेंशन होते हैं MLT-2।
तो आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमें ए बी सी की वैल्यू मिल गई। तो m की पावर a थी तो a की वैल्यू 1 है, b l की पावर थी तो वो भी 1 है, और c t की पावर थी तो वो -2 है। तो हमने इतना लिख लिया। अब यहाँ पे सिस्टम 1 देखो, सिस्टम 1 जो है वो आपका SI सिस्टम है, और सिस्टम 2 है जो आपका डाइन वो CGS सिस्टम है ना बच्चों, CGS सिस्टम। तो लिख लीजिएगा यहाँ पे CGS सिस्टम है ना, CGS सिस्टम। ठीक, तो हम यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं भाई। तो N1 कितना है बच्चों हमारा, N1 हमें पता चल गया 1, और N2 हमें निकालना है। और फिर M1, तो M1 जो है वो SI में नापेंगे। SI में मास को कैसे नापते हैं बच्चों, kg में, तो M1 रखेंगे हम 1 kg। L1 लेंथ हम SI सिस्टम में किस में नापते हैं, मीटर्स में, तो ये हो जाएगा 1 मीटर। और टाइम T1, टाइम को हम SI सिस्टम में नापते हैं 1 सेकेंड में। वैसे यहाँ पर CGS सिस्टम में मास को हम किस में नापते हैं बच्चों, मास को हम नापते हैं ग्राम में, ग्राम में, है ना। CGS सिस्टम में तो ग्राम में नापते हैं, तो ये हो जाएगा M2 1 ग्राम, मास को ग्राम में नापेंगे। और यहाँ से आपका L2 हो जाएगा कितना बच्चों, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि CGS सिस्टम में हम लेंथ सेंटीमीटर में नापते हैं। और T2 हो जाएगा आपका कितना बच्चों, 1 सेकेंड। CGS सिस्टम में टाइम भी हम सेकंड्स में ही नापते हैं ना बच्चों। अब क्या है, हमें N2 चाहिए था, तो N2 निकालने के लिए ये वाला हम फॉर्मूला लगा देते हैं बच्चों। देखो ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया ही हुआ है, N1, तो N1 की वैल्यू देखो बच्चों 1 है, इंटू M1, M1 की वैल्यू देखो बच्चों 1 kg है, अपॉन M2 की वैल्यू 1 ग्राम है ना, और इसकी पावर 1 है, A की वैल्यू देखो 1 है। फिर वैसे ही L के लिए लिखेंगे तो 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर 1 है ना, B की वैल्यू भी 1 है ना बच्चों। उसके बाद C की वैल्यू देखो तो 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -2। तो देखो 1 सेकेंड और 1 सेकेंड तो कट जाएगा, तो ये 1 बचेगा, उसकी पावर कुछ भी हो तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये टर्म इंटू 1 हो जाएगा, तो ये टर्म गया। अब यहाँ पे हमारा क्या बचा, 1, और 1 kg को हम लिख सकते हैं बच्चों ग्राम के टर्म्स में 1000 ग्राम डिवाइड बाई 1 ग्राम। तो देखो यहाँ से ग्राम और ग्राम कट गए, उसकी पावर 1। और मीटर को हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, और ये 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, इसकी पावर 1। अब ध्यान से देखो बच्चों, तो ये बचेगा 1000 और ये बचेगा आपका 100। तो 1000 इंटू 100 क्या हो जाएगा बच्चों, ये 10⁻³ और ये 10⁻², तो ये बचेगा 10⁻5 इंटू 1। तो N2 आ गया आपका 10⁻5, यानी कि 1 लाख। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इसको आप देखोगे तो हमारा आंसर आ चुका है। हमारा जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या बन गया बच्चों, हमने दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 1 न्यूटन में 10⁻5 1 लाख डाइन होते हैं। देखो N2 की वैल्यू 10⁻5 आई, तो 1 न्यूटन में आपका कितनी डाइन्स होती हैं बच्चों, 1 न्यूटन में 10⁻5 डाइन्स होती है ना, यानी कि 1 लाख डाइन होती है। तो आपको आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों एक और क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि 1 जूल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्ग, है ना। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका जूल है, जूल ये जो है, ये आपका जो यूनिट है ये SI यूनिट है ना, SI यूनिट ऑफ एनर्जी, SI यूनिट ऑफ एनर्जी है ना। और ये जो अर्ग है ये भी आपका एनर्जी की यूनिट है, बट ये CGS यूनिट है, तो CGS यूनिट ऑफ एनर्जी है ना बच्चों। तो ये भी हम जल्दी से एक और क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग, तो आपका जूल SI यूनिट हो गया और अर्ग जो है वो CGS यूनिट हो गया, किसका, एनर्जी का। तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हमें डायमेंशंस लिखने चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी है, तो एनर्जी के डायमेंशंस आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, वर्क जैसे होते हैं ना बच्चों। तो उसके डायमेंशंस क्या होते हैं, ml2t-2। ठीक, यानी कि यहाँ से हमें क्या क्या मिल जाएगा, तो आप देखो यहाँ से मुझे A की वैल्यू मिल गई, मास की पावर A है
वो 1 हो गई, L की पावर B है तो वो 2 हो गई, और T की पावर -2 है तो C की वैल्यू हो गई -2, है ना। तो ये हमने सारी वैल्यूज लिख ली। अब हम क्या करेंगे, फिर वही काम, ये जो सिस्टम है ये 1, और यहाँ लिख लेंगे सिस्टम नंबर 2। तो सिस्टम ऑफ नंबर ऑफ 2 जो है वो आपका CGS सिस्टम है, और 1 जो है वो SI सिस्टम है ना। क्योंकि CGS में हमें वैल्यू चाहिए तो N2 चाहिए। तो यहाँ पे देखो N1 कितना है बच्चों, 1 जूल है तो 1 लिख लेते हैं। यहाँ पे N2 कितना है बच्चों, वो हमें पता नहीं, वो हमें निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर M1 मास को नापने का तरीका SI में क्या हो जाता है बच्चों, 1 kg। लेंथ को नापने का तरीका SI में क्या हो जाता है, 1 मीटर। और टाइम को नापने का तरीका क्या हो जाता है बच्चों, 1 सेकंड। वैसे ही मास को नापने का तरीका CGS सिस्टम में 1 ग्राम होता है, लेंथ को नापने का तरीका 1 सेंटीमीटर होता है, और टाइम को नापने का तरीका जो होता है वो 1 सेकंड ही होता है। ठीक, अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमने क्या सीखा था, N2 निकालना है हमें। तो N2 निकालने के लिए क्या करेंगे, N1 इंटू M1 अपॉन M2 की पावर A इंटू L1 अपॉन L2 की पावर B इंटू T1 अपॉन T2 की पावर C। तो यहाँ से देखें तो N1 की वैल्यू 1 है, M1 आपका कितना है बच्चों, 1 kg अपॉन 1 ग्राम की पावर A की वैल्यू 1 है। देखो आप, L है 1 मीटर अपॉन L2 है 1 सेंटीमीटर की पावर B की वैल्यू है 2, और ये है 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड की पावर -2। हालांकि 1 सेकंड कट गया तो वो हट जाएगा, यहाँ से बचेगा 1 kg को आप लिख सकते हो कितना बच्चों, 1000 बाई 1 ग्राम। तो ग्राम अपॉन ग्राम आ जाएगा, 1 kg 1000 ग्राम होता है की पावर 1। और सेंटीमीटर को लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया उसकी पावर 2। तो आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, N2 की वैल्यू ये बचा 1000, और ये हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 4, और ये 10 रेज़ टू पावर 3, तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 7। तो N2 आ गया आपका 10 रेज़ टू पावर 7। तो जो रिलेशन आया जूल और अर्ग में वो कितना आया बच्चों, 1 जूल इज इक्वल्स टू N2 की वैल्यू आई है 10 रेज़ टू पावर 7 अर्ग। तो देखो 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं बच्चों, 10 रेज़ टू पावर 7 अर्ग होते हैं। तो अर्ग कौन सी यूनिट है, आपकी CGS यूनिट है। और जूल कौन सी यूनिट है बच्चों, तो जूल आपकी SI यूनिट है। तो आई होप आपको यूनिट कन्वर्ट करना समझ में आया है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे रिलेशन निकालते हैं ये भी क्लियर होगा आपको, है ना बच्चों। तो ये मेथड बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल ऐसे आते हैं, हालांकि जैसे कि आप इसको यूनिट से भी कर सकते थे, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना था ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में, तो वैसे भी आप कर सकते हो, वो ज्यादा आसान भी लगेगा आपको, है ना। बट ये जो अप्रोच है ये जरूर आप सीख लें, क्योंकि कई बार सवाल ऐसे होंगे जो डायरेक्ट यूनिट कन्वर्जन से नहीं कर पाओगे आप, उसमें बहुत प्रॉब्लम होगी, है ना। मैं अभी कुछ सवाल वैसे कराता भी हूँ आपको, लेकिन जब ये इस अप्रोच को आप उस न्यूमेरिकल्स में लगाओगे तो आप देखोगे कि बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इसलिए ये अप्रोच इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये आपको एप्लीकेशंस में सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों इसको नोट कर लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, देखिए, कन्वर्ट अ वर्क ऑफ 100 जूल into a system of units which has unit of mass 100 gram, unit of length as 10 centimeter, unit of time as 30 second। अब बच्चों ये तो 100 जूल हमें पता है कि ये जूल जो है ये ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी है, लेकिन जो सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है वो कोई CGS सिस्टम या नॉन सिस्टम नहीं है, एक नया ही सिस्टम है, न्यू सिस्टम है, जिसमें मास जो है, तो मास की यूनिट किस में होगी, 100 ग्राम्स के फॉर्म में। लेंथ की यूनिट किस में होगी, 10 सेंटीमीटर के फॉर्म में। यानी 10 सेंटीमीटर को आप 1 यूनिट मानोगे, इसमें 100 ग्राम को 1 यूनिट मानोगे, और टाइम में 30 सेकंड को 1 यूनिट मानोगे, है ना। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो आप सिंपली यूनिट से कन्वर्शन नहीं कर पाओगे आसानी से, जैसे कि इसमें आप कर लेते, जैसे इसका यूनिट लिख लेते ना, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो इसके बाद उसको कन्वर्ट कर लेते आप ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड में, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये जो अप्रोच मैंने आपको बताई है डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू, तो ऐसे सवालों में बड़ा काम आता है। तो देखो कैसे हम लगाएंगे।
तो सबसे पहले तो आपको क्या कन्वर्जन करना है वो आप एक जगह लिख लिया करो। हमें 100 जूल को कन्वर्ट करना है कि कितना होगा, N2 निकालना है। किसमें बच्चों? एक नए सिस्टम में, ये कोई नोन सिस्टम तो है नहीं, तो हम इसमें लिख देंगे न्यू सिस्टम। न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमें कन्वर्ट करना है ना। अब आपको ये पता है कि ये जो है ये एसआई सिस्टम है, हमें नए सिस्टम में करना है, आपको पता है कि किसको कैसे नापना है। अब ये जो जूल है तो आपको फिजिकल क्वांटिटी का पता चल जाएगा। जूल मतलब कौन सी? ये वो ये फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों, तो एनर्जी है ना। एनर्जी को नापने का तरीका ही तो होता है, तो हम लिखेंगे एनर्जी। तो आपको पता चल गया कि एनर्जी के डायमेंशंस क्या है। अब देखो सिस्टम कोई भी हो, सीजीएस हो, नया सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम हो, भाई एनर्जी की डायमेंशन हर सिस्टम में सेम रहेगी, इसलिए हम एनर्जी की डायमेंशंस लिख लेते हैं ml2t-2। तो आप ध्यान से देखो तो यहाँ से आपको ए बी सी की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू -2, है ना बच्चों। तो आप यहाँ पर अब लिख सकते हो, यहाँ पे हो जाएगा आपका सिस्टम 1। सिस्टम 1 आपका एसआई सिस्टम है, और यहाँ पे लिख लोगे आप सिस्टम 2। सिस्टम 2 आपका न्यू सिस्टम है ना, कोई नॉन सिस्टम नहीं है, तो न्यू सिस्टम लिख लिया हमने। ठीक, अब ध्यान से देखो तो सिस्टम 1 में n1 की वैल्यू दी है, न्यूमेरिकल वैल्यू 100। n2 हमें निकालना है रिलेशन के लिए, है ना, n2 नहीं पता। उसके बाद आप देखो m1, मास को नापने का तरीका ऐसा ही सिस्टम में है 1 kg का। लेंथ को नापने का तरीका है, यूनिट जो है लेंथ की वो है 1 मीटर एसआई में, और टाइम को जो यूनिट है एसआई सिस्टम में वो 1 सेकंड का है। वैसे न्यू सिस्टम में हमने यूनिट ऑफ मास क्या माना है, एक मास को नापने का यूनिट क्या है, तो 100 ग्राम है। लेंथ को नापने का तरीका क्या है, सॉरी m2 लिखना था, L2 सेकंड सिस्टम है ना। लेंथ को नापने का तरीका है 1 मतलब 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एक यूनिट हो जाएगी। और टाइम को नापने का तरीका है, जो टाइम की एक यूनिट है वो है 30 सेकंड्स की। तो ये हमने लिख लिया। अब क्या है, अब आपको फॉर्मूला ये अप्लाई करना है, और फॉर्मूला हम जानते हैं बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है, n2 इज इक्वल्स टू n1 ब्रैकेट में m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c। इसको यहाँ अप्लाई करते हैं तो n2 इज इक्वल्स टू n1। n1 तो बच्चों कितना है, 100 है, और यहाँ पर m1 1 kg अपॉन ये 100 ग्राम m2 की पावर 1। l की पावर देखो बच्चों, l 1 मीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर की पावर 2, और टाइम का देखो बच्चों 1 सेकेंड अपॉन 30 सेकेंड की पावर -2। इस तरीके से चलेगा ये। अब आप ध्यान से देखो तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ से ये 100 हो गया तो 100 को लिख लो 10⁻²। 100 को 10⁻² लिख सकते हैं ना। और ये 1 kg है तो ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 ग्राम अपॉन 100 ग्राम। तो यहाँ से 2 जीरो 2 जीरो, ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएगा। 1 मीटर को आप लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 1 जीरो कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, और ये पावर 2। और यहाँ पे आप देखो तो ये सेकंड और ये सेकंड कैंसिल, तो 1 की पावर -2 तो 1 ही होगा बच्चों, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और ये हो जाएगा 30 की पावर -2। अब ये जो 30 की पावर -2 है बच्चों, ये ऊपर जा सकता है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये 10⁻² हो गया, इंटू यहाँ से बचा है कितना बच्चों 10, और यहाँ से 10⁻² बचा है, और ये ऊपर जाएगा तो इंटू 30 की पावर +2 हो जाएगा। ठीक, तो देखो 10 की कितनी पावर आ गई, 10 की पावर 2, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, तो ये हो गया 2 + 1 + 2, तो 10⁻5, 10 की पावर 5 इंटू 30 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, और इंटू ये जो जीरो है तो ये 2 जीरो में हो जाएगा, तो 900 होगा ना, तो 9 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं। तो इसको जब आप n2 पूरा कन्वर्ट कर लोगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻7। तो आपको n2 की वैल्यू मिल गई 9 इंटू 10⁻7। तो देखो बच्चों, ये जब हम डायमेंशन एनालिसिस लगाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में तो कितनी आसानी से आपके रिजल्ट आ जाते हैं ना। तो मैं आपको यही समझा रहा था कि कई बार कई प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आप सिंपली नहीं सोच पाओगे,
तो उस समय ये जो अप्रोच आप सीख रहे हो, ये अप्रोच बड़ा काम आएगा आपका। तो अब हम लिख सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन है 1 यूनिट सेकेंड यूनिट में, यानी कि 100 जूल कितनी एनर्जी के बराबर होगा न्यू सिस्टम में, तो वो होगा 9 × 10⁻⁷ किसमें बच्चों, न्यू सिस्टम, है ना। तो याद रखेंगे, तो 100 जूल इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁷ इन न्यू सिस्टम। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। तो देखिए बच्चों, अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, और ये मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है ना। तो एनसीईआरटी में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है एक कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी। मतलब कैलोरी जो होती है वो हीट की यूनिट होती है और एनर्जी होती है। ये आपको अच्छे से समझ में आएगा जब हम थर्मल फिजिक्स पढ़ेंगे, है ना। अभी तो आप सिर्फ स्टेटमेंट पे ध्यान दें। एंड इट इक्वल्स टू 4.2 जूल। और ये एसआई यूनिट जो होती है जूल में, 1 कैलोरी किसके बराबर होती है, 4.2 जूल। जहाँ पे आपको बताया है कि 1 जूल इक्वल्स टू 1 kg मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स माइनस सेकंड की पावर -2, है ना। तो वो कुछ नहीं, वो आपको यूनिट बता दिया गया, उसको हम जूल बोलते हैं ना। उसके बाद बोला गया सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमने एक नई सिस्टम ऑफ यूनिट्स एम्प्लॉय की है इन विच द यूनिट ऑफ मास इज इक्वल टू अल्फा केजी, जिसमें मास को आप नापोगे अल्फा केजी में, यूनिट को लेंथ को नापोगे बीटा मीटर्स में, और यूनिट ऑफ टाइम इज गामा सेकंड। और उसमें किसमें नापेंगे बच्चों, गामा सेकंड में। जैसे अभी हमने पिछला सवाल किया था, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई थी, इसमें अल्फा बीटा गामा दे दिया है। इसलिए कई बार ऐसे सवाल आपको सिंपल यूनिट कन्वर्जन से नहीं बन पाएंगे, है ना। तो इसको करने के लिए हमें वही एनालिसिस लगानी पड़ेगी, डायमेंशनल एनालिसिस, है ना बच्चों। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि किन क्वेश्चंस में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और कई क्वेश्चन में आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे जिसमें पर्पसफुली आपको उनको लगाना ही पड़ेगा, उस मेथड को, उस अप्रोच को लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो शो डेट अ कैलोरी हैज मैग्नीट्यूड, आपको ये शो करना है कि एक कैलोरी में इतना मैग्नीट्यूड होगा। ये आप पढ़ सकते हो 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा की पावर -2 गामा की पावर 2 इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट। तो न्यू यूनिट के टर्म्स में मतलब ये आपका n2 का वैल्यू होना चाहिए इतना, ये आपको प्रूफ करना है, शो करना है ना। तो चलिए हम करते हैं इसको। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। बाकी अप्रोच तो मैं आपको सिखा ही चुका हूँ, अब आपको कठिन नहीं लगना चाहिए, है ना। और आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं, है ना, अगर चाहें तो। बाकी मैं आपको तो सॉल्व करके बता ही रहा हूँ। देखिए, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि ये जो 1 कैलोरी की यूनिट है, ये किसके बराबर है, 4.2 जूल। ये बच्चों इसलिए दे दिए गए रिलेशन ताकि आप कैलोरी में नहीं समझ पाते कि किस में नापते हैं, क्योंकि कैलोरी कोई ऐसे स्टैंडर्ड आपका वो नहीं है ना बच्चों, यूनिट जैसे सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है। ये अलग यूनिट होती थी पहले जब डिफाइन किया था हीट को। लेकिन जूल आपको पता है, तो जूल पता होने से आपको एक सिस्टम ऑफ यूनिट पता चल गया कि मुझे एसआई में तो काम करना है ना। उसके बाद ये इक्वल्स टू कितना होगा न्यू सिस्टम में जो हमने एम्प्लॉय किया है, वो हमें निकालना है भाई। तो हम किसकी हेल्प से निकाल लेंगे, जूल को और इसके रिलेशन को कंपेयर करके निकाल लेंगे n2 की वैल्यू, है ना। और बाद में हम बोल देंगे कि 1 कैलोरी में न्यू सिस्टम इतना होता है, क्योंकि 4.2 जूल में जो न्यू सिस्टम में होगा वही तो 1 कैलोरी में होगा। इसलिए हमें यहाँ पर एसआई सिस्टम के फॉर्म में दिया गया था, ठीक। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको 4.2 जूल दिया है और हमें न्यू सिस्टम में क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है ये हमें कैलकुलेट करना है ना। तो वो 1 कैलोरी के बराबर ही हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी। अब हम क्या करते हैं, तो ये आपका n1 हो गया, ये सिस्टम 1 हो गया, न्यू सिस्टम आपको दिया ही है सवाल में, आपको n2 निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं जल्दी से, ठीक। और ये हमें पता चल गया कि एनर्जी की यूनिट है ना। ये उसमें क्वेश्चन में दिया भी है, हीट और एनर्जी की यूनिट है। तो डायमेंशन तो चाहे आप कैलोरी में लिखो, जूल में लिखो, नए सिस्टम में लिखो, किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में लिखो, एक फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस चेंज नहीं होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसका मतलब जो डायमेंशंस हैं वो तो बच्चों क्या है, हमारे एनर्जी के हैं। तो एनर्जी के डायमेंशंस तो हम जानते ही हैं, ml2t-2, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। आपका यहाँ पे a की वैल्यू मिल गई 1, b की वैल्यू मिल गई 2, और t की वैल्यू सॉरी c की वैल्यू, t की पावर जो होती है वो c होती है, तो c की वैल्यू मिल गई -2, ठीक। अब हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर देते हैं जल्दी से।
यहाँ पे हम लिख लेते हैं जैसा हम लिखते आते हैं सिस्टम 1, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम बच्चों सिस्टम 2। सिस्टम 2 अपना कैसा सिस्टम है बच्चों, न्यू सिस्टम है, और सिस्टम 1 अपना एसआई सिस्टम है ना। अब हम यहाँ पे देखें तो N1 की वैल्यू आपको दी गई है, कितना दी गई है बच्चों 4.2, और N2 की वैल्यू न्यू सिस्टम के लिए हमें निकालनी है। उसके बाद आपको M1 एसआई सिस्टम में मास को नापने का तरीका है 1 kg, लेंथ को नापने का तरीका है 1 मीटर, और टाइम को नापने का तरीका है 1 सेकेंड। वैसे ही आपका न्यू सिस्टम में मास को नापने का तरीका M2, मास को नापने का तरीका है, एक यूनिट किसको माना है अल्फा केजी को, तो अल्फा केजी। और आपको टाइम को सॉरी लेंथ को नापने का तरीका है बीटा मीटर्स, एक यूनिट बीटा मीटर है। और आपका टाइम को नापने का तरीका है गामा सेकंड, एक यूनिट जो है वो गामा सेकंड है। ठीक, अब हम फॉर्मूला लगा लेंगे। तो N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, और T1 अपॉन T2 की पावर C। तो हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ से N2 की वैल्यू आ जाएगी, N1 की वैल्यू है 4.2, M1 कितना है 1 kg अपॉन अल्फा kg, है ना। और ये आपका हो जाएगा कितना बच्चों 1 मीटर अपॉन बीटा मीटर की पावर 2, A1 था B2 है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो टाइम में 1 सेकेंड अपॉन गामा सेकेंड की पावर -2। तो देखो सेकंड सेकंड कैंसिल, मीटर मीटर कैंसिल, केजी केजी कैंसिल, तो ये आ जाएगा N2 इज इक्वल्स टू 4.2। ये अल्फा ऊपर जाएगा बच्चों, उसकी पावर 1 है तो -1 हो जाएगा, तो अल्फा इनवर्स बीटा की पावर 2 आएगी, वो ऊपर जाएगा तो बीटा -2, और गामा की पावर -2 है वो ऊपर जाएगा तो गामा 2। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, है ना। अब तो आप सीख ही गए होगे। तो देखो N2 का मैग्नीट्यूड कितना आ गया नए सिस्टम में, 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा -2 और गामा -2, मतलब 4.2 जूल जो है वो न्यू सिस्टम में किसके बराबर है 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा -2 गामा की पावर 2 इन न्यू सिस्टम। और जो बच्चों 4.2 जूल है वही तो किसके बराबर है 1 कैलोरी। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये रिलेशन भी ट्रू है, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा -2 गामा की पावर 2 इन न्यू सिस्टम, है ना, नए सिस्टम में। तो आप ध्यान से देखो, जो आपने ये रिलेशन लिखा है, इस रिलेशन में 1 कैलोरी के साथ जो न्यू सिस्टम में मैग्नीट्यूड है ये वाला पोर्शन ये आपका आ गया भाई। मैग्नीट्यूड कितना आया 4.2 गामा इनवर्स बीटा की पावर -2 और अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -2 और गामा की पावर 2। तो देखो बच्चों यही तो हमें शो करना था कि न्यू सिस्टम में जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है आपका 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा की पावर -2 और गामा की पावर 2। तो आई थिंक ये प्रूफ हो गया है ना। तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो आई थिंक आपको सवाल समझ में आए होंगे। और यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड कैसे सवाल पूछे जाते हैं जिसको कभी कभी नॉर्मली यूनिट से करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हमें डायमेंशनल एनालिसिस का उपयोग करना पड़ेगा, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं।